ओके सर आप अपना स्क्रीन टर्न रोटेट करोगे? रोटेट करूं? हाँ सर अब सही है। Okay, so we are starting history, second chapter, nationalism in India. मेरे ख्याल से तुम लोगों को स्कूल में शुरू हो गया होगा और खत्म भी होगा। खत्म हो गया। खत्म। ओके, कई कई स्कूल में खत्म हो गया है, किसी ने शुरू ही नहीं किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने शुरू कर लेते हैं। सर पर ये तो पढ़ा दिया था शायद तक मैम ने। नहीं, ये सेकंड चैप्टर नहीं हुआ, सेकंड चैप्टर नहीं हुआ था ना, नेशनलिज्म में गया नहीं। हो गया था सर, मैंने पढ़ा। कोई बात नहीं, चलो अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो नेशनलिज्म इन इंडिया, जिस तरह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ था, उसी तरह से इंडिया के अंदर भी नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, ठीक है। और जिस तरह से यूरोप में काफी सारी स्ट्रगल्स हुई थी, उसी तरह से इंडिया के अंदर भी स्ट्रगल्स हुई थी। और ये जो स्ट्रगल्स थी वो ज्यादातर हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे, उन लोगों ने ये स्ट्रगल शुरू की थी, ठीक है। उसमें सबसे बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर जो है वो है महात्मा गांधी, उनके साथ में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उनके फादर, जवाहरलाल नेहरू के फादर। और उसके साथ में काफी सारे दूसरे भी लीडर्स थे कि जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो कब आई? आफ्टर 1857 रिवोल्ट। मतलब 1857 का रिवोल्ट, जब मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, इसको समझने में थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। तो 1857 का रिवोल्ट सबको पता होगा, इट वाज द फर्स्ट रिवोल्ट एंड इट वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857। इस रिवोल्ट में ज्यादातर लोग पार्टिसिपेटेड हुए थे, मतलब पूरा इंडिया जो था वो पार्टिसिपेट हुआ था, ठीक है। पूरा इंडिया पार्टिसिपेट हुआ था इस रिवोल्ट में। पर हालांकि उस टाइम पे नेशनलिज्म की फीलिंग अवेक नहीं थी, मतलब वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस द वर्ड नेशनलिज्म, ठीक है। तो उसके वजह से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवोल्ट, ये रिवोल्ट जो था वो सबसे बड़ा फेलियर हुआ, ठीक है। और उसके बाद में अब सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो ये था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था। कहीं कुछ छोटा सा रिबेलियन शुरू हो गया तो सामने उसके साथ में सब लोग जुड़ पड़े थे उसके अंदर, और जिसकी वजह से पूरा रिवोल्ट खड़ा हो गया और फाइनली ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल टू सप्रेस द रिवोल्ट, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा एक रीजन ये माना जाता है कि पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, ठीक है। कि मतलब एक डेट फिक्स की हो उसी टाइम पे, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो एक डेट फिक्स की, ईयर फिक्स था, सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन था, सभी लोग यूनाइट होके लड़ रहे थे, ठीक है, अपने देश के लिए। अब यहाँ पे वो लैक ऑफ यूनिटी यहाँ पे दिखाई दी कि सभी लोग अपने अपने इंडिविजुअल कॉज के लिए लड़ रहे थे, मतलब फार्मर्स जो थे, पीसेंट्स जो थे, वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। फिर मिलिट्री पर्सनल जो थे वो लोग अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। उसी तरह से जो किंग थे, जिनका
जो पूरा जो किंगडम था वो कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो अपने किंगडम को वापस लेने के लिए जुटे हुए थे वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से इंडिविजुअल कॉज थे, यूनाइटेड कॉज नहीं था कि हमें इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है, ना कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है। यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल कॉज, मेरा मैं संभालूंगा, तेरा तू संभाल, ठीक है। अब तेरे में मैं नहीं आऊंगा, मेरे में तू मत आना, इस तरह से। तो इंडिविजुअल कॉज था जिसकी वजह से दिस रिवोल्ट वॉज अ बिग फेलियर। उसके बाद में ऐसा बोला जाता है कि 1858 में क्राउन रूल इम्पोज हो गया यहाँ पे। क्राउन रूल मतलब मोनार्की, but it was not an absolute monarchy, it was considered as constitutional monarchy, क्योंकि ब्रिटेन जो था पहले से ही constitutional monarchy में मानता था, क्योंकि वहां पे एक बार रिवॉल्यूशन हो चुका था, वो आगे वाले चैप्टर में हमने देखा, ठीक है। तो उसकी वजह से जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना, उसके बाद में उन्होंने अपने वहां पे भी कंस्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की थी, और जो जो भी टेरिटरीज वो एक्सपांड करते थे, जहां पे अपनी टेरिटरीज बनाते थे, वहां वहां वो लोग अपना ही रूल इम्पोज करते थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इम्पोज करते थे। एक गवर्नर बिठा देते थे, ठीक है, या तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा देते थे, और वो उनके आदेश पे चलता था। किसके? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में जो राजा बैठता था, मतलब किंग था या तो क्वीन थी, उसके आदेश पे ही ये सारे काम होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे 1858 में डायरेक्टली क्राउन रूल जो था वो इम्पोज हो गया इंडिया के अंदर। दे वर सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग दिस रिवोल्ट, ठीक है। और 1858 में जब क्राउन रूल इम्पोज हुआ, उसके बाद में क्वीन विक्टोरिया डायरेक्टली यहाँ पे रूल करने लगी। क्वीन विक्टोरिया डायरेक्टली यहाँ पे रूल करने लगी, और यहाँ पे काफी सारे, मतलब अ बेंच ऑफ गवर्नर्स एंड अ बेंच ऑफ वाइस रॉय सारे आने लगे यहाँ पे। मतलब उसके पहले गवर्नर जनरल्स आते थे, उसके बाद में फिर वाइस रॉय आए। मतलब ये जो चीज थी वो लगातार 100 सालों से आ रही थी। 1757 की पहली बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे घुसे थे, और वहीं से गवर्नर जनरल आना शुरू हुए थे, 14-15 गवर्नर जनरल आए। उसके बाद में फिर एक मोड़ आया, 1857 का रिवोल्ट हुआ, मतलब एग्जैक्टली 100 ईयर्स के पहले, ठीक है। उस टाइम पे एक रिवोल्ट हुआ आफ्टर 100 ईयर्स 1857 में, और यही 1857 का रिवोल्ट के बाद उन्होंने अपना रूल इम्पोज किया। पहले तो इनडायरेक्टली रूल करते थे, उसके बाद में डायरेक्ट रूल यहाँ पे आया 1858 में। और 1858 में जब ये लोग आए यहाँ पे, तो वो जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की, वो पोस्ट जो है वो चेंज हो गई। अब माने जाते थे वो वाइस रॉय, ठीक है। अब जो आने वाले हैं 14-15, वो है वाइस रॉय। पहले वाले जो थे वो थे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये था, थोड़ा हम लोग बैकवर्ड सेशन में चले गए थे, अभी थोड़ा फ्रंट सेशन में आए। तो सबसे पहला जो वाइस रॉय यहाँ पे आया 1858 में, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी जाएगी, मतलब लिखा भी नहीं है, तो ये समझने के लिए, क्योंकि आगे का जो हम लोग जब टिक मारनी हो ना, तो थोड़ा आगे जाना पड़ता है, ठीक है। तो देखा है हमने, तो हम थोड़ा पीछे जाके आगे गए। तो ऐसा बोला जाता था कि उस टाइम पे वाइस रॉयस आते थे, और वाइस रॉय में सबसे पहला जो वाइस रॉय था वो था लास्ट गवर्नर जनरल। मतलब 1857 के टाइम पे जो लास्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ही बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय आफ्टर द क्राउन रूल इम्पोज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहला वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे 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 एक के बाद एक नए नए वाइसरॉय आने लगे। मतलब लॉर्ड कैनिंग रूल्ड इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2 इयर्स और 3 इयर्स, 2 to 3 इयर्स, ठीक है। उसके बाद में एक नया वाइसरॉय आया, ठीक है। नाम कुछ अजीब अजीब है, बीच बीच में बोलता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग था। हम लोग जब पढ़ते हैं इसको बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग वॉज सो कनिंग, क्योंकि उसी के टाइम पे रिवोल्ट हुआ था, इसलिए ही वॉज सो कनिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो 1858 से लेके 1905 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो कितने साल होते हैं, शायद कुछ 40 साल होंगे, है ना। 35-40 साल कितने होंगे?
तो ये 35-40 साल जो थे, इस 35-40 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मतलब ब्रिटिशर्स ने जितनी भी ऑपरेसिव पॉलिसीज डाली थी पहले, वो सारी पॉलिसीज हटा दी अचानक से। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिवोल्ट। अब उनको पता चल गया था कि ये इंडियंस लोग हैं ना, वो बहुत ही शातिर है, अब कुछ भी करेंगे तो ये लोग वापिस से बड़ा सा रिवोल्ट खड़ा कर देंगे और हमारे सामने आ जाएंगे कि हमें इंडिया इंडिपेंडेंट कर दो, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट दे दो हमें। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने ये जो 30-35 साल थे, ये 30-35 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब सबको एकदम लिबरल रूल, जिसको जो करना हो वो करे। और एट लास्ट ये 35-40 साल में सभी लोगों, जितने भी लोकलाइज थे, इंडियंस थे, उनको पता चल गया कि नहीं, ब्रिटिशर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो जो इंप्रेशन जो थी पुरानी, वो इंप्रेशन को वॉश आउट करने के लिए इन लोगों ने 35-40 साल तक कुछ नहीं किया। और जब उनकी इंप्रेशन सुधर गई, मतलब हम लोग ने मान लिया कि नहीं, ब्रिटिशर्स बहुत ही अच्छे रूलर हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए आए हैं, ठीक है, और इनफैक्ट इंडिया का डेवलपमेंट इन्हीं के हाथों लिखा हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग ने मान ली। उसके बाद में सबसे पहली पॉलिसी आई, ऑपरेटिव पॉलिसी, वो था 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल को इन्होंने मतलब यहाँ का एक गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। अब ये लॉर्ड कर्जन ने एक ऑपरेटिव पॉलिसी दी विच वाज डिवीजन ऑफ बंगाल। अब इसने डिवीजन ऑफ बंगाल किस तरीके से किया? अब सारी चीजें ये लोग हमारे ऊपर आजमा चुके थे। ठीक है, अब एक और चीज बाकी थी, वो था हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई झगड़ा। क्या बाकी था? दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई झगड़ा, कम्युनल रायट्स। ठीक है, यही एक उनको जरिया मिला इंडिया के ऊपर रूल करने का। क्या बंगाल, वही मैं बता रहा हूँ, बंगाल को क्यों अलग करना था। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि 1857 के बाद सभी को पता चल गया था कि अगर हम यूनाइट नहीं होंगे, यूनाइट होके नहीं लड़ेंगे, तो हम कभी भी जीत नहीं सकते हैं इनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि दे वर क्लेवर देन अस। ठीक है, ये इकलौता ऐसा नेशन है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटन फॉर्मेट में नहीं। ये लोग एक्ट बनाते जाते हैं और वो इंप्लीमेंट करते जाते हैं। अगर शायद मैंने तुम लोगों को बताया हो या ना बताया हो, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन को हाल फिलहाल अभी तो 2019 में 18-19 में इनके कॉन्स्टिट्यूशन को 800 साल खत्म हुए, मोर देन 800 years। इनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पता है? बहुत ही बढ़िया नाम है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। इसको 800 से भी ज्यादा साल हुए, अभी हाल फिलहाल में 800वां साल उन्होंने सेलिब्रेट किया मैग्ना कार्टा में, 2 साल पहले। ठीक है, तो एक्चुअली ये लोग बंगाल को इसलिए बाइफरकेट करना चाहते थे या पार्ट करना चाहते थे क्योंकि उस टाइम पे बंगाल के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे थे कि जिनको पता चल गया था कि व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाट इज यूनिटी। ठीक है, और उन्होंने वहां पे मतलब कि बंगाल प्रोविंस में काफी सारे लोगों को अवेयर कर लिया था। मतलब कि ये जो एपिसेंटर था बंगाल, जिसमें सबसे ज्यादा नेशनलिज्म अवेकनिंग हुई उस टाइम। ठीक है, और वही एक इलाका ऐसा भी था, वही एक प्रोविंस ऐसा भी था जहां पे 2 टाइप की कम्युनिटीज रहती थी, एक थे मुस्लिम और दूसरे थे हिंदू। ठीक है, अब ये तो वैसे भी ब्रिटिशर्स हमसे शातिर थे, दिमाग हमसे ज्यादा दौड़ाते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि अभी अगर हमें इंडिया में अपना पैर टिकाना हो तो ऐसी पॉलिसी लाई जाए
कि जिसके वजह से हमारा जो पैर जो हमारा फिट जो है वो मजबूत हो जाए। तो वो कौन सी पॉलिसी आ सकती थी? विच वॉज डिवीजन ऑफ बंगाल। अब डिवीजन ऑफ बंगाल भी इन्होंने किस तरीके से किया? एक जगह पे हिंदू की मेजोरिटी, मुस्लिम्स की माइनॉरिटी, एक जगह पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी, हिंदू की माइनॉरिटी। सोचो कैसी हालत हो। अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ तो हिंदू मेजोरिटी में रहेगा, ठीक है। उनको माइनॉरिटी पीपल्स को कभी भी सप्रेस कर सकते हैं वो लोग, या ऑपरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं इनको। और यही चीज अगर इन्होंने देखा तो ये भी सामने हो सकता है कि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है तो ये लोग हिंदू को सप्रेस करें, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? कम्युनल टेंशन, ठीक है। अब इन दोनों को मैं लड़ाऊं, बीच में तालियां बजाऊं और दोनों पे रूल करूं, यही इनकी पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो सबसे पहली बार आई थी 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब ये तो हो गया। इसके बाद में 1906 में इनको भड़काया गया, मुस्लिम्स को भड़काया गया बाय ब्रिटिशर्स। इन लोगों ने क्या बोला कि आप लोग तो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो इंडिया के अंदर, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप भले ही माइनॉरिटी में हो फिर भी आपका पावर रहे। तो इनको इस तरह से भड़काया गया कि उनको ऐसा बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ हिंदू पार्टी, आप ऐसी कोई पार्टी बनाओ जो मुस्लिम अकेली पार्टी हो। तो 1905 में जो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऑलरेडी थे, ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, वही मोहम्मद अली जिन्ना जो गांधी जी का सपोर्टर था एक टाइम पे और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्टर था, उनको ही भड़काया गया और उनको ऐसा बोला गया कि भाई आप अपनी पार्टी बनाओ क्योंकि आप माइनॉरिटी में हो, आपकी डिमांड कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो मुस्लिम्स को इतना भड़काया कि मुस्लिम्स ने 1906 में तो रिजोल्यूशन पास करवा दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अभी तो हम हमारी पार्टी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी इलेक्टोरेट चाहिए, इलेक्शन करने के लिए चांस चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए। पार्लियामेंट में हमें भी बैठना है, हमें भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी रूल्स बनाती है या जो भी चीजें देती है ब्रिटिशर्स को मनवाने के लिए, वो डिमांड जो है उनका भी ऑपोजिशन हमें करना है। इसकी वजह से 1906 में मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। फिर 1907 की बात आई तो 1907 में इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कि आईएनसी का ही पार्ट हो गया, क्योंकि उसमें भी मतभेद होना शुरू हो गया, आइडियोलॉजी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना शुरू हो गया, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, फॉर एन एग्जाम्पल मोतीलाल नेहरू और ये महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी तो उस टाइम पे नहीं थे पर मोतीलाल नेहरू थे और दूसरे अबुल कलाम आजाद थे। तो उन लोगों की मेंटालिटी ये थी कि नहीं, हमें ज्यादा ऑपरेटिव नहीं होना है, हमें मतलब कि गन पॉइंट पे काम नहीं करवाना है, वी आर द मॉडरेट, क्योंकि हम लोग मॉडरेट थिंकिंग वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे, फॉर एन एग्जाम्पल लोकमान्य तिलक, ठीक है, जिनको बाल गंगाधर तिलक भी बोला जाता था, ठीक है। तो उनकी प्रायोरिटी ऐसी थी कि ये हमारी चीज है और हम कुछ भी करके लेके रहेंगे। जैसे कि एक स्टेटमेंट लोकमान्य तिलक ने दिया है कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अटेन इट बाय एनी मीन, ठीक है, मैं कुछ भी करके वो लेके रहूंगा, इंडिया लेके रहूंगा मैं, और वो मेरा बर्थ राइट है। तो ये थोड़े ऑपरेसिव वाले थे, वायलेंट एक्टिविस्ट थे, और वो लोग जो थे वो नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट थे, नमस्कार करके हाथ जोड़ के प्रणाम करके सारे काम करवाते थे, और यहाँ पे ये बंदे गन पॉइंट पे काम करवाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग आगे आए तो 1915 आया। अब 1915 के पहले की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना 1914 में, 1914 टू 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। कौन से नेशंस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? शायद तुम लोगों ने पढ़ लिया हो।
रशिया, जर्मन, यूएसए, सर इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, बताओ, फिर मैं तुम लोग को ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है। अच्छा, कौन से दो पावर्स थे? सेंट्रल और अलाइड पावर। नहीं, ये सेंट्रल और अलाइड पावर। ओके, सेंट्रल को एक्सिस भी बोलते हैं। सेंट्रल को यूजुअली जब भी कोई पूछे ना, तभी सेंट्रल मत बोलना, क्या बोलना? एक्सिस एंड अलाइड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन लोगों के बीच में हुई थी, किन पावर्स के बीच में हुई थी? अलाइड पावर वर्सेस एक्सिस पावर। ठीक है, तो अलाइड वर्सेस एक्सिस, उसके सामने एक्सिस है। अच्छा, अलाइड में कौन से नेशंस थे? रशिया, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस भी था। रशिया था। रशिया के तो घर पे बवाल नहीं मची थी 1917 में? नहीं सर, पर रशिया था। सर जर्मनी। जर्मनी एलाइड में था? नहीं सर, एक्सेस में था जर्मनी। ओके, देखो बुक्स ढूंढने लगे, पन्ने पलटने लगे। चलो, यहाँ पे ध्यान, सबसे इजी तरीका ये नेशंस को याद रखने का। ठीक है, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो एलाइड वर्सेस एक्सिस थे। ठीक है, अब यहाँ के जो लीडर्स थे, जो नेशंस थे, वो लोग अपने फर्ज के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? फर्ज के लिए। फर्ज, अपना फर्ज अदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अटैक कर लिया था। अब कोई भी बंदा अपने पे अटैक करेगा तो हम तो अपना फर्ज अदा करेंगे ना। ठीक है, तो ये लोग अपने फर्ज के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए? फर्ज के लिए। फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, जापान, किसके लिए लड़ रहे थे? फर्ज के लिए। सर जापान फर्ज में नहीं था ना? यस, जापान था। तो यूएसए था ना? नहीं, यूएसए नहीं था उस टाइम पर। ओके, तो एलाइड नेशंस में ये लोग किसके लिए लड़ रहे थे? अपने फर्ज के लिए लड़ रहे थे, फर्ज अदा कर रहे थे। क्योंकि इन लोगों ने अटैक कर लिया था ऑस्ट्रिया के, वो ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मार दिया था ये सर्बिया वालों ने। ठीक है, तो ये लोग ने अटैक कर दिया था ऑस्ट्रिया पे, तो इनको गुस्सा आ गया, तो बोले छोड़ दो अब जगह। तो बोले नहीं, नहीं छोड़ेंगे। तो बोले नहीं, तो अभी चलो, हमको हमारा फर्ज अदा करना ही पड़ेगा। फिर फ्रांस घुस गया, उसके बाद में इंग्लैंड घुस गया, उसके बाद में रशिया घुसा, बीच में रशिया निकल गया क्योंकि उनके घर पे धमाल हो गई थी। ठीक है, फिर जापान था इसके अंदर। ठीक है, तो फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड जापान, ये लोग अपने फर्ज के लिए लड़ रहे थे। और सामने ये लोग क्यों लड़ रहे थे पता है? नहीं पता है? इनको है ना, वो भगत नहीं मिली थी इसलिए। वो भगत आती है ना, भगत, 1 रुपए वाली, वो भगत नहीं मिली थी इनको। ये लोग ने सारी भगत छीन ली थी। हाँ, सही बोल रहा हूँ। इन लोगों की भगत जो थी वो सारी इन लोगों ने छीन ली थी। भगत एक्सपोर्ट क्या करते होता थे है? ना यार, वो भगत होती है ना, धाना दाल, वो प्रेमचंद वाली दाना दाल नहीं होती है, वो अपने मुखवास में खाते हैं, वही वो भगत। इन लोगों ने इनकी भगत छीन ली थी। मतलब एक भी भगत इनके नेशन में पहुंच ही नहीं पाती थी, पहुंच ही नहीं पाती थी।
तो उनकी प्रॉस्पेरिटी वेल्थियर होने का रास्ता था वो, और वही सारी ये मतलब ये लोग सब ले गए तो फिर क्या करें वो। तो इनको क्या नहीं मिला था, भगत नहीं मिला था। सर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ए साइलेंट है, और टर्की क्या भगत। इन लोगों ने इनकी भगत लेनी थी, इसलिए ये लोग फिर चढ़ गए इसके ऊपर, हमारी भगत वापस दे दो। अब ये लोग फर्ज के लिए लड़ रहे थे कि आओ तुम हमें मतलब कि कुछ कर रहे हो तो हमें भी कुछ करना चाहिए। सर एक्सिस पावर में जो याद भगत है ना, करने की उनके सर टेक्निक नाम है एक बार रिपीट करो ना। बल्गेरिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड टर्की। हाँ अच्छा ये वापस बोलो, ये जो है इन लोगों की भगत इन लोगों ने ले ली, मतलब ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच में भगत नहीं ले ली थी। मतलब तुम लोग क्या रियल अरे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब ये देखिए नहीं ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भगत मतलब ये नेशन, ठीक है, फर्ज मतलब ये अपना फर्ज अदा कर रहे थे, मतलब फर्ज नेशन, ठीक है। लड़ाई तो इनके वजह से, भगत के वजह से नहीं हुई थी, लड़ाई किसके वजह से हुई थी। एक सबसे पहला रीजन, ऑस्ट्रिया का प्रिंस जो सर्बिया में घूमने गया था अपनी वाइफ को लेकर, उसी टाइम पे सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ को मार डाला, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को पूछा कि हमारा जो प्रिंस है वो आपके यहाँ पे गया था घूमने के लिए, विजिट करने के लिए आया था, और मतलब वहां पे तो खत्म हो गया वो बंदा, और ये जो टेररिस्ट ब्लैक हैंड ग्रुप है वो आप ही के वहां पे बने हुए हैं, तो उन्होंने ही उनको मारा। तो सर्बिया ने सामने क्या बोला, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कैसा कुछ ये कांड हो गया है। तो ऑस्ट्रिया ने बोला कि चलो आपको पता नहीं है, या तो आप सपोर्ट नहीं करते हो ब्लैक हैंड को, पर आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो, ये मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेट करो। सर्बिया ने साफ मना कर दिया कि नहीं हम क्यों इन्वेस्टिगेट करें, हमें पता ही नहीं हमारे यहाँ पे कुछ हुआ है तो, ठीक है हम नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया। अब सर्बिया जो था उसको सपोर्ट कौन करता था, फ्रांस करता था और इंग्लैंड करता था। फ्रांस और इंग्लैंड जो थे ये दोनों ने ऑस्ट्रिया को बोला कि आप अपने ट्रूप हटा लीजिए, जो भी मैटर में है हम लोग देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया ने बोला कि नहीं अभी तो आन पे आ पड़ी है, ठीक है अब तो जाना ही है, अभी तो घुस गए अब खत्म करके ही निकलेंगे। तो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर दिया जर्मनी ने। अब जर्मनी आया, ऑस्ट्रिया, अब ऑस्ट्रो हंगेरी तो उस टाइम पे कंबाइन थे तो हंगेरी भी होगा अंदर, ठीक है, और साथ में टर्की घुस गया। अब इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब उस टाइम पे सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड ही था, तो उसके साथ में जुड़ गया फिर रशिया, ठीक है। रशिया के साथ जर्मनी जो था उसको पहले से ही रशिया ऊपर बहुत ही ऐसा था कि नहीं इसको तो कुछ भी करके निकालना ही है, ठीक है। तो जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया तो फाइनली रशिया भी जुड़ गया अंदर, ठीक है। और जापान फ्री में आया, जगह बाकी जिसमें बैठ जाओ, ठीक है। तो इन लोगों ने ये शुरू कर दिया। अब ये मतलब कि रीजन ये था, पर एक्चुअली मैंने समझाने के लिए, क्योंकि यूजुअली बच्चों को ये नाम याद नहीं रहते, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सिस में एलाइड का डाल देते हैं, एलाइड में एक्सिस का डाल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने समझाने के लिए ये लिखा था, ठीक है। तो ये लोग अपना फर्ज अदा कर रहे थे, ये लोग भगत के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। भगत का फुल फॉर्म है बल्गेरिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ए साइलेंट है और टी टर्की, ठीक है। और इसका है फ्रांस, इंग्लैंड, सेंट्रल पावर में रशिया, यूएस आएगा ना। यूएस नहीं था उस टाइम पे, यूएस वाज न्यूट्रल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था ना। हाँ यूएस वाज न्यूट्रल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमने एब्रीविएशन बना दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी बनाते हैं, चलो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही एलाइड और सामने एक्सिस
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मोड़ ऐसा आया कि ये जो जापान था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके साथ बहुत ही बेचारे को इंजस्टिस हो गया, वैसे भी कूद पड़ा था अंदर, जगह खाली थी, बैठ गया था, ठीक है। अब इसके साथ बहुत ही इंजस्टिस हुआ। क्या इंजस्टिस हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने इनको डिफीट कर दिया और खास तौर से जर्मनी के साथ तुम लोगों ने पढ़ा होगा आगे 9th स्टैंडर्ड में, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस करवा दी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस करवा दी थी। और उसके बाद में जर्मनी की कुछ कुछ पोर्शन जो है वो डिवाइड करवा दिए थे, मतलब एक पोर्शन लिया फ्रांस ने, एक पोर्शन लिया इंग्लैंड ने, एक पोर्शन लिया रशिया ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये भाई साहब को कुछ नहीं मिला कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो इनको ये खफा हो गए जापान कि हम लोग ने आपको मदद की और हमने आपने हमको कुछ दिया ही नहीं। तो प्रसाद बांटते हैं ना, जर्मनी का प्रसाद बटा था 3 में और चौथे को मिला नहीं कुछ, तो चौथा मतलब बिगड़ गया। तो बोले नहीं अभी तो पार्टी चेंज करनी है, तो बंदे ने पार्टी चेंज कर ली। अब मैं आपको बताऊं, ये जो जर्मनी है ना, इसकी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी ना, उस टाइम पे ये सारे लोगों को पता चल गया था कि हमारी भी हालत खराब होने वाली, तो ये लोग ने भी पार्टी बदल दी थी एंड टाइम पे। ये बल्गेरिया आ गया था इस जगह पे, हंगेरी आ गया था यहाँ पे, ऑस्ट्रिया आ गया था यहाँ पे, टर्की आ गया था यहाँ पे। अब एक अकेला बेचारा जर्मनी रह गया यहाँ। इसीलिए जर्मनी के ऊपर इतना ऑपरेशन हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर। सबसे बड़ा ऑपरेसिव जो ट्रीटी बिठाई गई जर्मनी पे, इसी की वजह से बिठाई गई, क्योंकि इसके अंदर एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी के अलावा कोई नहीं रहा, सब पलट गए, ठीक है। अब सिचुएशन आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब इसको तो पहले से ही गुस्सा था, साथ में इसको भी गुस्सा था। हाँ नहीं, वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हुआ। अब ये तो पहले ही गुस्से में था, ये भी गुस्से में था, और हम लोगों ने जैसे पढ़ा इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो वो लोग भी गुस्से में थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सिस में एक नई फौज बनी। कौन सी नई फौज? वो मूवी आया था पता है, GI जो GI जो, वो ई साइलेंट है। हाँ हाँ जर्मनी, वही। इटली और जापान। तो ये एक्सिस पावर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन आए? GI जो, आर्मी सब जगह के आगे, मिलिट्री पावर, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग बोले, सभी लोग कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी है। जर्मनी बोले पूरे नेशन को दे दो मिलिट्री ट्रेनिंग। इटली का वो बेनिटो मुसोलिनी था, बोले नहीं मैं भी दे दूंगा सबको, ठीक है। यूनिफॉर्म सिलवाए, ये सिलवाया वो सिलवाया, सब कुछ दे दिया। जापान ने तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरे जापान को, क्यों? अभी तो लड़ना है, बस मुकाबला करना है। क्यों? कुछ मिला नहीं था प्रसाद, ठीक है। तो GI जो एक्सिस में फौज बनी गई। अब इसके सामने बेचारे ये डर गए, USA, फ्रांस, रशिया। बेचारे डर गए। इन्होंने फौज सज्ज कर ली, बढ़िया से बढ़िया फौज, बढ़िया से बड़ा एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना दिए, और ये लोग बेचारे डर गए। अब पहले में ये लोग अपना फर्ज अदा कर रहे थे, दूसरे में लोग डर के मारे लड़ रहे थे, दूसरे में डर के मारे लड़ रहे थे, मतलब फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका एंड रशिया। अब उसमें भी मैं तुम लोगों को बताऊं, पहले अमेरिका नहीं था और जापान नहीं था, ये बाद में जुड़े हैं। ये वो भी बाद में जुड़े, क्योंकि जापान अपना, वो बाद में इसलिए जुड़े, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका जो था वो न्यूट्रल ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका न्यूट्रल ही था, उनको किसी में ये बटड़े में पड़ना ही नहीं था। पर ये तो क्या हो गया कि ये जो जापान है, ये तो है छोटा इतना, पता वो चींटी हाथी के कान में उंगली कर तो ये हुआ कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, मतलब नवल बेस, सबसे बड़ा नवल बेस अमेरिका का पर्ल हार्बर में, वही पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया और बहुत सारी शिप्स अमेरिका की नवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दी। बहुत सारे
वो फाइटर जेट्स थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब बहुत ही नुकसान हो गया ये अमेरिका को। अब फाइनली अमेरिका को बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो जैसे ही अमेरिका ने ज्वाइन किया एलाइड, इसने ज्वाइन कर लिया एक्सिस। अब दोनों आमने सामने आ गए। देखो, शुरू हुई जर्मनी से, खत्म हुई जापान से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई जर्मनी से, खत्म हुई जापान से, क्योंकि लास्ट अटैक अमेरिका ने जापान पे किया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी, 6 अगस्त से 9 अगस्त। फैट बॉय एंड लिटिल बॉय, पता है वो बॉम्ब के नाम है। हिरोशिमा पे जो गिराया था उसका नाम था फैट बॉय, और नागासाकी पे जो गिराया था 9 अगस्त 1945 वो था लिटिल बॉय। ये दो बॉम्ब गिरे और फाइनली जापान ने अपना शटर बंद कर दिया। ठीक है, नहीं, एक्चुअली पहले ऐसा हुआ, जर्मनी इटली को डिफीट कर दिया इन लोगों ने। तो इटली का जो डिक्टेटर था बेनिटो मुसोलिनी, वो भाग गया। वो भाग गया तो वहां के ही लोग, इटालियन लोगों ने ही उसको पकड़ के मार डाला और इटली ने सरेंडर कर दिया। अब सबसे पहला ये गया। उसके बाद में जर्मनी ने क्या किया, रशिया के साथ ट्रीटी की थी कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हमें परेशान मत करिए। अब जर्मनी का वो जो डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर, वो थोड़ा एम्बिशियस था, इंपीरियलिस्टिक वैल्यूज वाला था। तो इसने क्या किया, हालांकि ट्रीटी ऐसी की तैसी घुस गया रशिया में, रशिया को कैप्चर करने गया। अब रशिया का जो एल्टीट्यूड है वो जर्मनी से थोड़ा ऊंचा है, और जहां से ये लोग लड़ रहे थे वो एरिया ऐसा था जहां पे बोन चिलिंग कोल्ड होती थी। और अपना जो भाई साहब थे ये जर्मनी के, और एडोल्फ हिटलर, वो अपने सोल्जर्स को इंजेक्ट करता था ड्रग, ताकि बिना खाए पिए 24 घंटे 48 घंटे तक उसके सोल्जर्स लड़ते रहते वो ड्रग के कारण। एक्चुअली दिस इज नॉट मेंशन्ड इन पब्लिक कि हिटलर अपने सोल्जर्स को ड्रग देता था, पर कुछ कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो ड्रग देता था वो ड्रग के वजह से इनको बहुत ही साइड इफेक्ट्स होती थी, जिसके कारण जितने भी सोल्जर्स रशिया की बाउंड्री पे जैसे ही एंटर हुए वो बोन चिलिंग कोल्ड, वहां से जो उनको एक्सपीरियंस किया उन्होंने बोन चिलिंग कोल्ड, तो वहीं पे बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई। और हिटलर तो फिर भी बोलता था कि आपको घुसना ही, आपको वापस आना ही नहीं। और धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसकी आर्म्स एंड एमिनेशन खत्म हो गई, उनके सोल्जर्स की कैजुअलिटी होने लगी, मतलब सोल्जर्स भी एक के बाद एक मरने लगे। और धीरे धीरे जो सप्लाईज आती थी पीछे, रेइनफोर्समेंट, वो भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये एडोल्फ हिटलर जो था वो अपने बनाए हुए बंकर में घुस गया। और एंड मोमेंट पर उसने शादी की अपनी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ, और फाइनली मुंह में पिस्तौल रख के खत्म। उसकी वाइफ को भी इसी तरह से मार डाला उसने। तो फाइनली हिटलर ने सुसाइड कर दी और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया कि चलो अभी हम तो लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा राजा ही मर गया, हम क्या लड़े, कैसे लड़े, कोई डायरेक्शन दिखाने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फिर बाद में पहले इटली गया, फिर जर्मनी नॉकआउट हुआ। अब नॉकआउट हुआ, दोनों ही नॉकआउट हो गए, तो ये अकेला बेचारा क्या कर पाएगा। तो फाइनली ये दोनों जैसे ही नॉकआउट हुए तो अमेरिका ने पूरा दरोदार हाथ में ले लिया और फाइनली फैट बॉय एंड लिटिल बॉय छोड़ दिया। जापान भी 11 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, एंड ऑफिशियली 15 अगस्त 1945 को हमारी तो नहीं, उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा लिंक है, मैंने कौन सी डेट बोली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 अगस्त। ये 15 अगस्त कुछ दूसरा दिमाग में आ रहा है? हाँ एग्जैक्टली, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को हुआ था। अच्छा, ये डेट क्यों सिमिलर है?
सोचो। एलाइड जो पावर था ना, उसमें उस टाइम पे सबसे बड़ा पावर कौन था? न तो अमेरिका था, न तो फ्रांस था, बस एक ही पावर था, वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड। ब्रिटेन वॉज द पावरफुल नेशन एट दैट टाइम, सबसे ज्यादा, और उसकी मिलिट्री जो थी वो इनसे भी ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स बना दिए थे और इंग्लैंड के पास उस टाइम पे नहीं था, पर उसकी मिलिट्री पावर जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी और कमांडर्स जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। एलाइड पावर का कमांडर इन चीफ कौन था पता है? द देन लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, माउंटबेटन। जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया। इंडिया को इंडिपेंडेंस किसने दिया? लास्ट में माउंटबेटन आया था, ठीक है। तो ये ऑफिशियली एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 15th of August 1947 एंड दिस पीपल बिकेम विक्टोरियस। मतलब वो डेट जो थी, वो डेट को अंडर कमांडर इन चीफ माउंटबेटन ये विक्टोरियस हुए, तो उसके वजह से माउंटबेटन की लकी डेट हो गई 15 अगस्त। और जब हम लोगों ने ऐसा बोला कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उन्होंने सामने प्रपोज किया कि एक शर्त पे दूं। तो गांधी जी और जितने भी आईएनसी के लीडर्स थे उन्होंने बोला कि बताइए आपकी शर्त, बताइए कंडीशन, बताइए आपकी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको मैं 15th of August 1947 को दूंगा। अब हमारे यहाँ पे तो हम लोग सब वास्तुशास्त्र वाले हैं, इंडियन सारे, नहीं मुहूर्त देखने जाते हैं ना। આપણે તો ભાઈ મુહૂર્ત જોવું પડે, મુહૂર્ત વગર કામ ના કરાય। मुहूर्त वगैरह काम करे तो बगड़ी जाए तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशन कस्टम वाले बेचारे बोले इंसान, बहुत ही पंडित वंडित बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे थे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, पंचांग निकाल के रहे थे। 15 अगस्त चौघड़िया देखने लगे, कौन सा चौघड़िया अच्छा, कौन सा ठीक है। वो होता है ना पंचांग में देखते हैं सब लोग, ब्राह्मण ज्यादातर देखते हैं, ठीक है, कोई भी अच्छी काम, या तो फिर ब्राह्मण अकेले, ब्राह्मण नहीं सारे लोग अभी तो देखते हैं। एक्टिवा छुड़ाने जाना हो तो देख के जाना चाहिए, गाड़ी वाड़ी छुड़ाई हो तो अच्छे मुहूर्त पे छुड़ा हो, वरना एक्सीडेंट हो जाए ऐसा मानते हैं, ठीक है। लोग है तो होते लोग। तो हाँ, मतलब पुरानी गाड़ी में नहीं देखते, नई गाड़ी लेने जाते तो देखते हैं। पुरानी गाड़ी में तो उनको भी पता नहीं होता कितनी बार एक्सीडेंट हो गया आई हुई है, ठीक है। तो यूजुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि चलो भाई हम लोग देखते हैं कि कौन सी डेट, मतलब ये जो डेट इन्होंने दी है, तो डेट एक्चुअली रिलेवेंट और नॉट। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इकट्ठा होके ये पूरे दिन में छानबीन की इन्होंने, तो एक भी अच्छा मुहूर्त नहीं मिला। 15th August, the date was considered as the worst day of 1947, सबसे वर्स्ट डेट थी, क्योंकि काल मुहूर्त ही थे साले। हाँ, एक भी अच्छा मुहूर्त था ही नहीं, शुभ वाला लाभ वाला कोई मुहूर्त ही नहीं था, सब काल मुहूर्त थे। फिर सभी लोगों ने बताया कि भाई मुहूर्त तो अच्छा नहीं है, दिन भी अच्छा नहीं है, टाइम भी मिलता नहीं है, कुछ चौघड़िए भी अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है, रात का दिन देख लो, दिन का देख लो, कुछ नहीं है। तो सभी लोगों ने जाके फिर मनाया ये इनको माउंटबेटन को बोला कि भाई हम तो ट्रेडिशन वाले लोग हैं, कस्टम वाले लोग हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स ने सारी चीजें देख के बताया कि ये जो डेट है वो डेट एक्चुअली इट इज नॉट वर्थ, हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो आप एक काम करिए, या तो पहले ले लीजिए या तो बाद में ले लीजिए। अब पहले लेने की बात करी तो वो मुस्लिम लीग वाले कूद पड़े, नहीं हम तो 14 अगस्त को ही लेंगे इंडिपेंडेंस, क्योंकि 14 अगस्त मतलब कि रमजान का 27वां दिन है। अब रमजान मुस्लिम में ऐसा होता है, रमजान का 27वां दिन होता है, बहुत ही पवित्र होता है। उस टाइम पे वो कुछ भी करते हैं, जैसे कि अपना दिवाली होता है, फिर
वो अषाढ़ी बीज होती है, तो वो આપણે એમ કે ગુજરાતીમાં વણ માંગ્યું મુહૂર્ત, અષાઢી બીજ એટલે કરી જ નાખો છે, સગાઈ કરવાની સગાઈ કરો, લગ્ન करो लगन करो, ठीक है। तो उस तरह से उनका रमजान का 27वां जो दिन था, तो 27वां दिन जो था वो बहुत ही पवित्र, पाक बोलते हैं, पाक, हमारे लिए पाक दिन है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने क्या किया कि 14 अगस्त को हम ही इंडिपेंडेंस लेंगे। तो 14 अगस्त की तो बात गई, तो अब आया 16 अगस्त, तो हमने बोला 16 अगस्त को दे दो, तो उन्होंने नहीं, 15 मतलब 15, उनकी पीन अटक गई वहीं, क्योंकि 15 अगस्त मेरी डेट है, तो आप 15 अगस्त को अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, वरना अगले 15 अगस्त को जाएगी। तो हमने सोचा भाई बिल है ले लो और 1 साल झेलना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो फिर इन्होंने मतलब कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने एक दूसरा एक मतलब ताम झाम करके एक दूसरा तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया कि 15 अगस्त 15 एंड 16 इसके बीच वाला कोई पीरियड था, उसमें 1155 से लेके 1160 मतलब 12 मतलब हो गया 16, ठीक है। तो 1155 से 1160 के बीच में एक मुहूर्त आता था जिसका नाम था अभिजीत नक्षत्र, एंड विच वॉज द वेरी पॉपुलर नक्षत्र। मतलब उस टाइम पे कुछ भी काम कर सकते हो आप, अच्छा, बहुत ही अच्छा, नई कुछ चीज लेनी हो या किसी को पैसे देने हो, कुछ भी। तो ये अभिजीत नक्षत्र बीच में पड़ रहा था, तो हम लोगों ने ऐसा बोला कि हम लोग इसी के अंदर हम लोग ले लें। हाँ, ये 5 ही मिनट, तो 5 मिनट में इन्होंने क्या किया, प्रिपरेशन शुरू की 1155 को, और 1159 होते होते हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब गिना गया 15 अगस्त, ठीक है। तो हमारा भी पर्पस सॉल्व हो गया, उनका भी पर्पस सॉल्व हो गया। यस सर, ये सच है कि जब आप याद रखने को बोल रहे हो, मतलब टेक्स्ट बुक में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। याद रखना नहीं, बस ये बस ऐसे ही मैंने बोला, इसलिए तो मैंने बोला है कि कुछ कुछ चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी होगी, जो इस चैप्टर को रिलेट कर रही होगी, तो वो सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगा, उसके बाद में चैप्टर पढ़ने की मजा आता है। ओके ओके सर। पता चला ये सर एक्चुअली मैंने तो सुना था ना, ऐसा था कि 14 अगस्त को 1159 और 59 को पाकिस्तान को मिला, और फिर को मुझे अर्ली मॉर्निंग 12 o'clock को नहीं, सर एक ही मिनट का फर्क था ऐसा? नहीं, एक ही मिनट, पहले उनको नहीं दिया तो हमको मिला। वो तो उनका तो ऐसा था, 27 अगस्त था, 27वां दिन था रमजान का, तो वो तो कभी भी ले सकते थे, ठीक है। तो उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम हमारा था। प्रॉब्लम हमारा ये था कि हमें पूरे 15 अगस्त में सुबह से लेकर शाम तक एक भी मुहूर्त हमें मिलता ही नहीं था, और ये रात का मुहूर्त हमें मिला, जिसकी वजह से हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। तो मुहूर्त देखना इतना जरूरी था? हाँ, मुहूर्त तो देखना जरूरी होता है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल रही वो बड़ी बात है ना। अच्छा, ये किसने बताया था? पहले वो लोग तो इंडिपेंडेंट हो गए थे हमारे से पहले। हाँ ठीक है, तो ये कंसेप्ट पता चला तुम लोगों को। 15 अगस्त का मैंने यहाँ पे रिलेशन था, इसमें मैंने बता दिया ये वाला। तो 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली एंड हुई, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे 1915 पे। 1915 में गांधी जी जो है वो इंडिया अराइव हुए, और उनको एक्चुअली बुलाया गया था। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो आईएनसी के उस टाइम पे प्रेसिडेंट रह चुके थे,
तो उन्होंने उनको बुलाया कि आप आइए, क्योंकि ही वॉज द मैन कि वो फॉरेन कंट्री में जाके उन्होंने ब्रिटिशर्स को वहां से खदेड़ा था, ठीक है, मतलब निकाला था उनको वहां से, और एक छोटा सा रिवॉल्यूशन किया था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो वहां से निकल गए थे और साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट कर दिया था। ये तो सारी चीजें तुम लोगों को पता ही होगी, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका वाला। तो फाइनली 1915 में गांधी जी अराइव हुए यहाँ पे मुंबई पोर्ट में, और अराइव होने के बाद उनको यहाँ पे पूरा पूरा इंडिया घुमाया गया। उन्होंने बोला कि मुझे पूरा इंडिया घूमना है, तो उन्होंने पूरा इंडिया घूमा और देखा कि कहाँ कहाँ कौन सी चीजें, कौन सी दिक्कत है, कौन से लोग जो है वो स्ट्रगल में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी, पूरे इंडिया का मुआयना किया, और उसके बाद में उन्होंने 1916 में उन्होंने अपना एक आश्रम एस्टेब्लिश किया नियर कोचरब विलेज। कोचरब विलेज अभी भी अहमदाबाद में है, पर वो थोड़ा अर्बनाइज हो चुका है अभी, तो कोचरब आश्रम को शिफ्ट कर दिया है साबरमती आश्रम में। पहले ये साबरमती आश्रम कोचरब आश्रम था और कोचरब विलेज के अंदर था, अभी पूरा अर्बनाइज हो चुका है, ठीक है। तो अभी उसको शिफ्ट कर दिया है साबरमती के पास, मतलब साबरमती आश्रम हो गया। तो उन्होंने फिर ये कोचरब आश्रम एस्टेब्लिश किया, और कोचरब आश्रम एस्टेब्लिश करने के बाद उनको बुलावा आया उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पे जो गांव था चंपारण गांव में उनको बुलावा आया कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ऑपरेसिव ट्रीटमेंट देते हैं ब्रिटिशर्स रिगार्डिंग द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो जानते हो तुम लोग? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, हाँ वही है ना? नहीं वो तो घड़ी है। अच्छा आया नया उजाला 4 मुद्दों वाला, दिस इज इंडिगो, ओके। तो इंडिगो कल्टीवेशन, ऑपरेसिवली इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे। एक्चुअली इंडिगो प्लांट जो था वो बहुत ही डीप रूटेड प्लांट था, और इतना डीप रूटेड था कि एक बार अगर कोई भी फार्मर अपने लैंड पे कल्टीवेट करता था, उसके बाद में उसकी फर्टिलिटी जो है वो मोर देन 90% से चली जाती थी, जिसकी वजह से वो एसेंशियल कमोडिटी प्रोडक्ट्स जो थे या क्रॉप्स जो थे वो ग्रो नहीं कर पाता था, ठीक है। और उस टाइम पे इंडिगो की डिमांड भी बहुत थी यूरोपियन मार्केट में, जिसके हिसाब से फिर ये लोग अपना काम करवाते थे, यहाँ पे फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेट करवाते थे, ठीक है। अब ये जो इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ, चंपारण सत्याग्रह जो हम लोग बोल रहे हैं 1917 में, जो चंपारण सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी, दिस वाज द सेकंड इंडिगो सत्याग्रह। ये शायद आप लोगों को पता ना हो, ये सेकंड इंडिगो सत्याग्रह, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट हुआ था 1855 में, which was led by बिस्वास ब्रदर्स। ये बिस्वास ब्रदर्स ने किया था। उस टाइम पे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद में वापस से इनकी ऑपरेसिव पॉलिसी शुरू हो गई, तो वापस से ये इंडिगो कल्टीवेशन फोर्सफुली करवाते थे, ठीक है। अब ये था सेकंड वाला, जिसमें हमको मतलब उन लोगों को, चंपारण के फार्मर्स को थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। Hi, sir. Thank you, sir.